ये कहानी विधि की है और ये विधि के मम्मी पापा शोभा और अशोक जी है। विधि के अलावा अशोक जी और शोभा जी का एक बेटा भी है विराट, और विराट बहुत ही समझदार है और विराट एक बच्चे का पिता है। लगभग 3 साल पहले उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन परिवार के घर में की थी और अशोक जी ने अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सुनिए जी, विधि का फोन आया था। शोभा, उसके ससुराल की समस्या का कुछ हल निकला क्या? उस बारे में तुम्हारी विधि से बात हुई क्या? हाँ जी, उसी बात के लिए विधि का फोन आया था। उसकी समस्या का कोई भी हल नहीं निकल रहा है। नहीं जी, बल्कि अब तो बात और भी ज्यादा आगे बढ़ गई है। विधि के ससुराल वालों का कहना है कि उनका बेटा विधि को तलाक दे देगा। क्या कहा? वो उसे तलाक दे देगा? अरे ऐसे कैसे वो विधि को तलाक दे देगा? अरे भला शादी ब्याह कोई हंसी मजाक है क्या? कोई गुड्डे गुड्डी का खेल है क्या कि उनका जो दिल में आएगा वो वही करेंगे? लेकिन जी, विधि का भी यही कहना है जी। अब वो भी उस घर में नहीं रहना चाहती है जी। वो खुद ही उस परिवार से बहुत ही परेशान हो चुकी है। शोभा, हमने कितने अरमानों से अपनी बेटी की शादी उस घर में की थी, भला हम ऐसे कैसे अपनी बेटी की शादी को टूटने दे? लेकिन हमारी विधि भी कब तक सहेगी जी? आपको तो पता ही है कि हमारी बेटी वहाँ उस घर में कैसे रह रही है। उस हरामखोर आदमी ने तो विधि को कभी भी अपनी पत्नी होने का सम्मान नहीं दिया, और ऊपर से वो उसके साथ कितना अत्याचार करता है। अरे वो तो जो करता है सो करता है, लेकिन उसके माँ बाप भी उससे कम नहीं हैं। उन लोगों ने भी तो विधि को कभी बहू होने का मान नहीं दिया। तो फिर भला ऐसे पति और ऐसे परिवार में कौन सी लड़की रहेगी? मम्मी पापा, आज आपको मेरी बहन पर इतना तरस क्यों आ रहा है? अरे आप लोगों से विधि ने कितना मना किया था कि उसे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने दो, अभी उसकी शादी मत करो, वो अभी पढ़ना चाहती है। लेकिन आप लोगों ने विधि की एक ना मानी। और मम्मी, मैंने भी तो आप लोगों को कितना मना किया था, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। उस समय आप लोगों ने क्या कहा था? विनय बेटा, हमारी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है, जो इतना अच्छा और इतने बड़े घर का रिश्ता खुद ही हमारे घर चल कर आया है। और बेटा, फिर बाद में हमें ऐसा रिश्ता मिले ना मिले, तो हमें अभी विधि की शादी करने में देरी नहीं करनी चाहिए। वैसे भी आज नहीं तो कल उसकी शादी करनी ही है, तो फिर आज क्यों नहीं? और बेटा, वो लोग बहुत ही पैसे वाले और बहुत गुणी लोग हैं। तेरी बहन उस घर में राज करेगी राज। अब माँ, देख लिया अपने उस अच्छे पैसे वाले और गुणी लोगों के गुण, या फिर कुछ और भी देखना बाकी है? और आप तो देख ही रही हो कि आपकी बेटी उस घर में कितना राज कर रही है। लेकिन बेटा, हमें भी कहाँ मालूम था कि वो लोग ऐसे निकलेंगे। हमने तो अपनी बेटी का भला ही सोचा था ना। मम्मी, विधि की शादी करने में आप लोगों ने बहुत जल्दबाजी की थी। अरे विधि की शादी में आप लोगों ने जितने रुपए लगाए थे ना, अगर आपने उन रुपयों का एक हिस्सा भी यदि आपने विधि की पढ़ाई में लगा दिया होता, तो आज विधि अपने पैरों पर खड़ी होती। आपने अपनी बेटी को किलो किलो के हिसाब से सोना चांदी दिया, और अपने उसे दहेज देने में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। उस समय विधि के पति ने अपने ने आप लोगों से फॉर्च्यूनर कार की डिमांड की थी, और इसके लिए विधि ने आपसे कितना मना भी किया था, लेकिन आपने उसकी एक बात नहीं सुनी और आपने अपने दामाद की जिद पूरी कर दी। बल्कि मम्मी, आप लोग तो यहीं पर भी नहीं रुके, उल्टा आपने तो अपने दामाद की सारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए पापा, आपने अपनी जमीन का एक हिस्सा तक बेच दिया, और आपने उसके ससुराल वालों का मुंह पैसों से भर दिया। इस तरह कुछ दिन विधि अपने ससुराल में तो अच्छे से रही, लेकिन धीरे धीरे विधि के ससुराल वालों के गुण खुद के खुद ही आपके सामने आ गए ना, और अब तो विधि का उस घर में रहना ही मुश्किल हो गया है। विधि का पति ऋतिक उसके ऊपर बेवजह हाथ उठाया करता है। उसके तो सास ससुर भी उसे बहुत परेशान करते हैं, और धीरे धीरे अब उनका अत्याचार इतना बढ़ गया है कि अब तो बात तलाक तक जा पहुंची है। अरे माँ, विधि ने तो कुछ दिनों में ही अपने ससुराल वालों का रंग ढंग देख लिया था, और उसने इस शादी को निभाने से इनकार भी कर दिया था। लेकिन मम्मी पापा, आप लोगों का क्या कहना था कि बेटा, हम लोगों ने बहुत रुपए खर्च करके तेरी शादी इतने बड़े घर में की है, और बेटा वैसे भी शादी के बाद तो ये छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, इसलिए ही वो बेचारी अपनी शादी को किसी तरह 3 साल तक खींच पाई है। इसलिए उस समय आपको उसकी शादी करने में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। अरे विधि ने कितनी बार आप लोगों से कहा कि उसे MBA करना है, MBA करना है, लेकिन आप लोगों ने विधि की एक ना सुनी, और आज आप खुद ही देख लीजिए कि उसका नतीजा क्या निकला है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन, मम्मी पापा। अरे विधि, तुम ऐसे अचानक क्यों आए हो बेटा? और बेटा, हम तो वैसे भी खुद ही तुझे लेने आने वाले थे, लेकिन तुम यहाँ अचानक से, आज तुम यहाँ। मम्मी, अब मैं और वहाँ नहीं रह सकती। अब मेरे से और बर्दाश्त नहीं होगा, और मैंने तलाक के पेपर में साइन भी कर दिया है। क्या? अरे ये क्या किया तूने?
मम्मी ये आप विधि से किस तरीके से बात कर रही है? अरे तो फिर आखिर वो करती भी क्या? बल्कि वो उन जानवरों के साथ कब तक रहती, कब तक उन लोगों को झेलती? विधि तूने बहुत ही अच्छा किया। लेकिन बेटा वो सब बातें तो ठीक है, लेकिन ये सारा समाज क्या कहेगा? अरे अभी बेटी की शादी को 3 साल नहीं हुए और बेटी तलाक लेकर मायके में आ गई। अरे बेटा हमने कितनी धूमधाम से तेरी शादी की थी बेटा, हमने तो कभी अपने सपने में भी सोचा नहीं था कि तेरे साथ इतना सब कुछ हो जाएगा। पापा मैंने भी कहाँ सोचा था कि मेरे साथ इतना कुछ हो जाएगा, कि मुझे इतने बुरे दिन देखने पड़ेंगे। हाँ मम्मी, और अभी आप क्या कह रही थी कि सारा समाज क्या कहेगा? आप ठीक ही चिंता कर रही थी, क्योंकि अपनी बेटी की शादी टूट जाने के बाद ना कोई भी माता पिता चैन से नहीं रह सकते हैं। मम्मी पापा मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मैं उस घर में नहीं रह सकती। मम्मी मैं अपनी शादी तोड़कर यहाँ बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था, क्योंकि अगर मैं कुछ दिन और उस घर में रहती तो शायद मैं जिंदा भी नहीं रहती। अरे मेरी बहन विधि ये कैसी बातें कर रही है तू? अरे ये घर तेरा भी तो है, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। और सुनो, मैं अपनी बहन को ऐसे दुखी बिल्कुल भी नहीं देख सकता। विधि तूने बहुत ही अच्छा किया जो तूने अपनी शादी खुद ही तोड़ दी, वरना वैसे भी कुछ दिनों बाद हम खुद ही वहाँ आकर तेरी शादी तोड़ देते। लेकिन मुझे लगता है भैया कि शायद मेरा यहाँ आना मम्मी पापा को ठीक नहीं लगा। अरे दीदी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? यदि किसी लड़की को उसके ससुराल में कोई समस्या आएगी या उस पर कोई भी और किसी भी प्रकार की परेशानी आन पड़ेगी तो वो तो अपने मायके ही तो आएगी ना। सभी ऐसा ही तो करते हैं, भला इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? भाभी आप लेकिन मम्मी पापा का चेहरा खुद ही देखिए ना। बल्कि अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी शादी तोड़कर कोई बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। शायद मम्मी पापा यही चाहते थे कि मैं हमेशा ही उस नरक की आग में जलती रहूं। अरे नहीं नहीं बेटा, तू ये क्या बोल रही है? अरे मेरी बच्ची तू ऐसी बात ना कर बेटा, मैं तुझे ऐसे दुखी तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता। हमारा मतलब बिल्कुल भी वो नहीं था। और तू चिंता मत कर विधि बेटा, मैं बहुत जल्दी एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढकर फिर से तेरी शादी करवाऊंगी। अरे नहीं नहीं पापा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ और आपसे विनती करती हूँ कि आपने जो गलती एक बार आपने कर दी है, आप वो गलती प्लीज दोबारा से मत कीजिए। क्योंकि पापा अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अब दोबारा से मैं किसी और नरक की आग को झेल सकूं। और भैया भाभी मम्मी पापा, मैं आपसे सच कहूं कि यहाँ आने से पहले मैं क्या सोच रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके आऊंगी। तो पता नहीं आप लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे, लेकिन आप लोगों ने तो मुझे स्वीकार करके मेरी चिंता ही खत्म कर दी है। लेकिन देखिए पापा प्लीज अब आप मेरी दूसरी शादी के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। अरे बेटा तू भला ये कैसी बातें कर रही है? बेटा अगर तुझ पर किसी भी प्रकार की मुसीबत में होगी तो हम लोग ही तो तेरी मदद करेंगे ना। अगर हम तेरी मदद नहीं करेंगे तो भला और कौन करेगा? देख बेटा तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, कुछ दिनों के बाद सब कुछ खुद के खुद ही ठीक हो जाएगा। देखना बेटा तू धीरे धीरे उस नरक को भी भूल जाएगी। चलिए दीदी अब आप अपने कमरे में चलकर आराम कीजिए, मैं आपके लिए अभी चाय बना लाती हूँ। देखिए पापा, आप विधि की हालत देखिए। एक तो विधि वैसे ही इतनी सारी परेशानियां झेल कर आई है और आप एकाएक उसकी दूसरी शादी के बारे में बात मत कीजिए। अरे पापा अभी अभी तो वो उस नरक से निकल कर आ रही है और आप उसके आते ही उसकी दूसरी शादी की बातें लेकर बैठ गए हैं। अरे आप उसे कम से कम कुछ समय तो दीजिए, आप उसकी दिमागी हालत तो देखिए, वो कितनी परेशान है। बेटा हम भी अपनी बेटी की दुश्मन नहीं है, लेकिन तुम अभी इस समाज के बारे में जानते नहीं हो। अरे बेटा जब शादीशुदा बेटी अपने मायके आकर बैठ जाती है ना, तो लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं और ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर क्या जवाब दें। बेटा हमें तो बस इन लोगों के बारे में ही सोचकर डर लगता है। अरे मम्मी आप अपनी बेटी का दुख देखिए ना, भला आप लोगों की क्यों सोच रहे हैं? लोगों का तो काम ही है कहना, वो तो कभी किसी को खुश देख ही नहीं सकते हैं। अरे माँ वो तो किसी को चैन से खाना तक नहीं खाते देख सकते। उनको तो इस बात से भी परेशानी होती है कि ये लोग अपने परिवार में खुश क्यों हैं। माँ लोगों का मुंह तो कभी भी बंद ही नहीं हो सकता, उनके सवाल तो कभी बंद ही नहीं हो सकते। अगर आप खुश हैं तो आप खुश क्यों हो? अगर आप तकलीफ में हैं तो पूछेंगे कि आप तकलीफ में क्यों हैं। अगर वो आपको तकलीफ में देखकर आपसे पूछ रहे हैं कि आप तकलीफ में क्यों हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको आपसे कोई हमदर्दी है, बल्कि वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए आपसे पूछ रहे हैं। लोगों के सवाल तो कभी खत्म ही नहीं होते हैं। इस तरह विधि के माता पिता विधि को स्वीकार तो कर लेते हैं,
लेकिन फिर भी विधि के माता पिता के मन में इसी बात का डर था। यदि समाज को ये बात पता चलेगी कि उनकी बेटी तलाक लेकर मायके में आकर बैठ गई है, तो लोग उनके ऊपर थू थू करेंगे। मुझे पता है कि मेरी मजबूरी देखकर मेरे मम्मी पापा ने मुझे यहाँ मायके में रहने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरे मम्मी पापा पुराने ख्यालात के हैं। उन्होंने किसी तरह से मुझे स्वीकार तो लिया है, लेकिन मम्मी पापा के मन में बस एक बात का डर है कि समाज हमारे बारे में क्या कहेगा। जब लोगों को पता चलेगा कि हमारी बेटी घर आके बैठ गई है और उसका तलाक भी हो गया है, तो लोग हमारी बेटी के बारे में क्या सोचेंगे, तो वो हमारे पूरे परिवार पर थू थू करेंगे। हमारी समाज में क्या ही इज्जत रह जाएगी। उनके हिसाब से इस तरह बेटी का मायके में आकर बैठना ठीक नहीं है। फिर धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और इन बीतते समय के साथ अशोक जी और शोभा जी ने अपनी बेटी की आजादी लगभग खत्म कर दी थी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी घर से निकले और कोई उसे देखकर बातें बनाए, और अशोक जी ने अपनी बेटी के लिए अंदर ही अंदर किसी अच्छे रिश्ते की तलाश भी शुरू कर दी थी। अरे दीदी, आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही कुछ न कुछ दिमाग में चलता रहता है कि मुझे यहाँ आए हुए पूरे 4 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक मैं अड़ोस पड़ोस में भी नहीं निकली हूँ। अब मुझे घर के अंदर ही अंदर रहकर बहुत ही बोर लगने लगा है। भाभी, मुझे अब बहुत ही अकेलापन सा लगता है। ऐसा लगता है भाभी कि अगर मैं थोड़ा बाहर घूमती फिरती और 4 लोगों से मिलती और उनसे मिलकर अपना सुख दुख बांटती, तो फिर शायद मुझे ठीक लगता, लेकिन यहाँ तो मैं सारा दिन अकेले ही रहती हूँ। अरे सुनो बहू, तुम मेरे और तेरे पापा जी के लिए आज शाम का खाना मत बनाना। लेकिन क्यों मम्मी जी? अरे बहू, वो हमारे पड़ोसी तिवारी जी है ना, आज उनकी पोती का जन्मदिन है, तो आज उनके घर में छोटी सी पार्टी है और उन्होंने हमें शाम को खाने के लिए बोला है। मम्मी, क्या मैं भी आप लोगों के साथ चल सकती हूँ? मम्मी, वैसे भी मुझे कहीं बाहर गए हुए बहुत दिन हो गए हैं। अब मुझे घर में बैठे बैठे बहुत ही बोर लगने लगा है। अरे नहीं नहीं विधि बेटा, तुम रहने दो। देख बेटा, अभी अभी तो तेरा तलाक हुआ है, और अगर अभी तू वहाँ जाएगी तो फिर वहाँ पर लोग तेरे से तरह तरह के सवाल करेंगे, और बेटा उनके सवाल सुनकर तेरा मन उदास हो जाएगा। इसलिए तू वहाँ जाने को रहने दे बेटा। बल्कि बेटा, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विधि बेटा, तू यहाँ घर में ही आराम से रहना। अरे बेटा, तुझे अभी पता नहीं है और ना ही तुझे अभी अंदाजा है कि लोग कैसे तरह तरह की बातें करते हैं। बेटा, ये समाज बड़ा ही निर्दयी है, और बेटा तू भला किस किस की बातों का और क्या क्या जवाब देती फिरोगी। दीदी, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि आप जाने की रहने दो। चलो ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। ठीक है माँ जी। दीदी, आप मेरी बात का बुरा ना माने तो मुझे लगता है कि मम्मी जी का भी कहना ना कुछ हद तक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, और यहाँ तो लोग सिर्फ और सिर्फ बातें ही बनाने को बैठे रहते हैं। हाँ भाभी, आप ठीक ही कह रही हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर विधि के मम्मी पापा जन्मदिन की पार्टी में चले जाते हैं और भैया भाभी अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन विधि बेचारी हॉल में अकेली बैठकर सोचती रहती है कि वो अब कितनी अकेली हो गई है। हे भगवान, मुझे तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे पता तो चले कि आखिर मेरी गलती ही क्या है, और भला मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ही इतना बुरा हुआ है। मुझे न ही अपने ससुराल में खुशियाँ मिली और न ही अब अपने मायके में मिल रही हैं, बल्कि मम्मी पापा की नजरों में तो मैंने तलाक लेकर बहुत ही बड़ा गुनाह कर लिया है। वैसे मम्मी पापा खुद से ही तो मुझे कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन मैं उनके मन की बात बहुत ही अच्छे से समझती हूँ कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं और उनकी मेरे लिए क्या सोच है। अब मैं उन्हें क्या ही कह सकती हूँ। उन्होंने तो पहले ही मुझे इस घर में रहने देकर मुझ पर बहुत ही बड़ा उपकार किया है, और अब मेरा समय भी काटे नहीं कटता है। आखिर मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे दीदी, आप अभी तक नहीं सोई और आप यहाँ अकेली ही बैठी है। हाँ भाभी, वो मैं मम्मी पापा का वेट कर रही हूँ। अरे दीदी, मम्मी पापा जी तो वैसे ही खाना पीना खा कर ही आएंगे, और उन्हें आने में तो काफी देर भी हो जाएगी, तो आप जाकर सो जाए ना। आप भला ऐसे ही क्यों परेशान हो रही हैं? नहीं भाभी, मुझे इतनी जल्दी नींद भी तो नहीं आती है, बस इसलिए ही मैं यहाँ आकर बैठ गई। अच्छा, फिर तो आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आप अपने किसी कॉलेज की फ्रेंड को फोन लगा लीजिए और उन्हीं से बात करके आप अपना टाइम पास कर लीजिए। अरे हाँ भाभी, आप सही कह रही हैं, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। मैं अभी माला को फोन लगाती हूँ और उससे बात करती हूँ।
माला वैसे भी शुरू से ही मेरी पक्की दोस्त रही है और वो मेरी समस्या समझ भी लेगी। हेलो, हाँ जी कौन? हेलो माला, मैं विधि बोल रही हूँ। अरे वाह भाई वाह, आज मैडम जी को मेरी याद कहाँ से आ गई। अरे माला, अब मैं तुझे क्या बताऊँ यार। इस तरह विधि ने अपने कॉलेज की फ्रेंड माला को फोन लगाया और माला और विधि काफी देर तक बातचीत करते रहे। इसी बातचीत के दौरान में विधि ने अपनी सहेली माला को अपनी सारी समस्या बता दी। तो फिर माला ने भी विधि को एक बहुत ही अच्छी सलाह दी। अरे विधि यार, तेरे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। अरे यार, तू कम से कम मुझे बताती तो सही, तू कम से कम मुझे फोन तो करती। आखिर मैं क्या करती, मैं अपनी लाइफ में इतनी परेशान हो गई थी कि मेरी तो सोचने और समझने की शक्ति ही खत्म हो गई थी। अरे बल्कि मुझे तो यहाँ आए हुए भी पूरे 4 महीने हो गए हैं और अब तू ही देखना, इतने समय से मेरे तो दिमाग में ही नहीं आया कि मैं तुझे फोन कर लूं। ये तो अभी मैं ऐसे ही बैठी हुई थी तो भाभी ने मुझे बोला कि मैं अपनी किसी कॉलेज फ्रेंड को फोन कर लूं और मैंने तुझे फोन कर लिया। लेकिन सच कहूँ माला, मुझे तुझसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आज मुझे अपना मन थोड़ा सा हल्का लग रहा है, वरना मैं तो सारा दिन बस घर के अंदर ही बंद रहती हूँ और बिल्कुल भी बाहर कहीं आती जाती नहीं हूँ, जिस कारण मेरे मन में बस वो पुरानी बातें ही चलती रही हैं। लेकिन विधि, ये तेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है ना। अगर तू ऐसे ही अपने बीते हुए समय के बारे में सोचती रहेगी तो फिर तू कभी भी खुशी नहीं रह पाएगी। बल्कि मैं तो तुझे ये बोलूंगी कि तू अपनी पढ़ाई क्यों नहीं पूरी कर लेती है। और वैसे भी तू तो MBA करना चाहती थी ना, तो फिर तू अपनी MBA की पढ़ाई को जारी रख सकती है ताकि तेरा MBA कंप्लीट होने के बाद तुझे कोई अच्छी से नौकरी मिल जाएगी और फिर तू अपने पैरों पर भी खड़ी हो जाएगी। हाँ यार, तू बिल्कुल सही कह रही है। ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। ये तो तूने मुझे बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है। मैं अभी अपने मम्मी पापा से बात करती हूँ कि मुझे अपनी MBA की पढ़ाई पूरी करनी है। अरे विधि, थोड़ा आराम से और शांति से, अंकल आंटी अभी सो रहे होंगे। तू सुबह आराम से और शांति से उनसे बात कर लेना। और वैसे भी अभी टाइम बहुत हो गया है, बल्कि अब तू भी सो जा। अरे नहीं नहीं माला, मम्मी पापा अभी किसी के यहाँ पार्टी में गए हुए हैं, बस अभी आने ही वाले हैं और अब जैसे ही आएंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगी। अच्छा चल ठीक है, चल विधि, अब मैं भी फोन रखती हूँ, फिर बात करेंगे। हाँ चल ठीक है। विधि को अपनी सहेली माला का ये आइडिया बहुत पसंद आता है, तो अब विधि ने सोच लिया कि अब वो इस बारे में अपने मम्मी पापा से बात करेगी। और फिर जैसे ही विधि के मम्मी पापा घर आते हैं तो विधि अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने के लिए उनसे बात करती है। अरे विधि बेटा, तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं मम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं तो बस आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी। लेकिन बेटा, अब तो काफी रात हो गई है, जाओ तुम जाकर सो जाओ। नहीं मम्मी पापा, मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। हाँ कहो ना बेटा, क्या बात है? मम्मी, मैं अपना MBA कंप्लीट करना चाहती हूँ ताकि मेरी MBA कंप्लीट हो जाने के बाद मुझे कोई अच्छी सी नौकरी आसानी से मिल सके। अरे बेटा, ये सब क्या बोल रही है तू? देख बेटा, ये सब तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अरे तेरे तलाक को अभी 4 महीने नहीं हुए और तू अपनी पढ़ाई की बात कर रही है। अरे लोग तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। लेकिन मम्मी, भला मैं इसमें क्या गलत चाहती हूँ? मैं तो सिर्फ अपनी पढ़ाई को ही आगे बढ़ाना चाहती हूँ। नहीं नहीं बेटा, अभी तू लोगों को अच्छे से जानती नहीं है और अगर तूने अपनी पढ़ाई जारी रखी तो फिर लोगों को और भी बोलने का मौका मिल जाएगा। ये लोग तो पहले से ही तरह तरह की बातें बनाते हैं कि तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरी ही गलती थी, तूने ही अपनी वजह से अपनी शादी तोड़ी है। हाँ बेटा, तेरी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे बेटा, भला हम लोग किस किस का मुंह बंद करेंगे। विधि बेटा, अब तुम जाओ, काफी रात हो गई है, अब जाओ तुम भी जाकर सो जाओ और अब हम भी आराम कर लेते हैं, हम भी बहुत थक गए हैं। पापा, आप मुझे कुछ रुपए दे दीजिए, मेरे पास जितने रुपए थे ना वो सारे खर्च हो गए हैं। अरे विधि बेटा, भला तुझे रुपयों की क्या जरूरत है? वो मम्मी, मुझे ना अपने लिए कुछ कपड़े लेने थे। मेरे पास जो भी कपड़े थे ना वो सारे अब बहुत ही पुराने हो गए हैं। अरे बेटा, तू अभी सारा दिन घर पर ही तो रहती हो और भला तुझे नए कपड़ों की क्या जरूरत है? विधि बेटा, इस महीने वैसे भी ना खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ विधि बेटा, इस महीने खर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया है। बेटा तू चिंता मत कर, मैं अगले महीने तुझे रुपए दे दूंगा, फिर तुझे जो कुछ भी लेना होगा तो तू अपने लिए खरीद लेना। ठीक है पापा, कोई बात नहीं, आप अगले महीने दे दीजिएगा।
बेचारी विधि को अपने मम्मी पापा की बात सुनकर बहुत ही दुख होता है, लेकिन फिर भी विधि किसी से कोई शिकायत नहीं करती। फिर विधि अपने मम्मी पापा के कमरे से जा ही रही थी कि तभी विधि के भाभी भैया आ जाते हैं। अरे विधि, तुम यहाँ हो? जी भैया, आपको कोई काम था क्या? हाँ विधि, मैं और तेरी भाभी ना अभी कुछ काम से मार्केट जा रहे हैं। वो तेरी भाभी की मायके में शादी है ना, तो शादी के लिए कुछ कपड़ों की खरीदी करनी थी। तो देखो हमें आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तो आज शाम का खाना तुम ही बना लेना। हाँ ठीक है भैया, मैं खाना बना लूंगी। वैसे भैया कुछ कपड़े तो मुझे भी खरीदने थे, क्योंकि मेरे पहले वाले सारे कपड़े बहुत ही पुराने हो गए हैं। तो मैंने पापा से कुछ रुपयों के लिए बोला था, लेकिन पापा का कहना है कि इस महीने खर्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो वो बाद में ले लेना बोल रहे हैं। हाँ तो फिर ठीक है ना विधि, अगर पापा बोल रहे हैं तो तुम अगले महीने ले लेना। और हाँ सुनो विधि, शाम को पनीर बना लेना, मेरा पनीर खाने का बड़ा ही मन कर रहा है। ठीक है भैया, मैं बना लूंगी। इस तरफ विधि के भैया और भाभी मार्केट चले जाते हैं। विधि को ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है कि उसे भी कुछ कपड़ों की जरूरत थी, लेकिन मम्मी पापा ने मना कर दिया। लेकिन इधर उसके भाभी भैया ने भी उसे साथ चलने को नहीं कहा। ये देखकर विधि का मन बहुत उदास हो जाता है। विधि को अब धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि विधि का स्थान अब उसके घर में पहले जैसा नहीं रहा। फिर विधि सोचती है, मैं समझ सकती हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा के लिए अब सिर्फ विधि नहीं रही, बल्कि अब तो मैं उनकी एक तलाकशुदा बेटी हूँ। शायद इसीलिए सभी लोग अब मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते और अब सभी मेरे से दूर दूर रहते हैं। लेकिन मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि जो कुछ भी मेरे ससुराल में मेरे साथ हुआ, आखिर उसमें मेरी गलती ही क्या है? क्या मैंने जानबूझकर अपना घर तोड़ा है? बल्कि मैं तो वहाँ नरक वाली जिंदगी काट रही थी। लेकिन अब मैं ये सब कहूँ तो किससे कहूँ? मेरे घर वाले तो सब कुछ जानते हैं। मैंने तो इन सभी से कुछ भी नहीं छुपाया, लेकिन फिर भी सभी मेरे से परायों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। विधि ये सारी बातें सोच सोच कर बहुत ही उदास हो जाती है और उसका मन भी टूट जाता है और वो चुपचाप किचन में खाना बनाने चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद, सुनिए जी, क्या अभी तक आपके अच्छे लड़के की तलाश खत्म नहीं हुई? अरे भला हम कब तक विधि को उसके मायके में बिठा कर रखेंगे? अब तो लोग भी तरह तरह से बातें बनाने लगे हैं और आजकल तो मेरा आस पड़ोस में भी जाने का मन नहीं करता। जब भी मैं आस पड़ोस में जाती हूँ तो हर कोई मेरे से बस विधि के बारे में ही पूछता है। अरे अब मैं सब लोगों को क्या जवाब दूं जी? देखो शोभा, एक कुंवारी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन हमारी बेटी तो तलाकशुदा है और तलाकशुदा बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने में तो समय लगेगा ही ना। हाँ जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। मैं तो हर रोज बस भगवान से यही विनती करती हूँ कि हमें हमारी विधि के लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए और हम लोग विधि को उसके ससुराल विदा करके चिंता मुक्त हो जाए। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतता रहता है और अब तो विधि को अपने मायके आए हुए पूरे 2 साल का समय हो चुके थे, लेकिन विधि का समय अब भी नहीं कटता था। वो अपने आप को बहुत ही अकेला सा महसूस कर रही थी। लेकिन दूसरे ही तरफ विधि के माता पिता उसके लिए एक अच्छे लड़के की तलाश में लगे हुए थे। सुनिए मम्मी जी, 1 हफ्ते बाद मेरी बहन की सगाई होने वाली है और आप तो जानते ही है कि मेरी मम्मी से घर के काम धाम तो बनते नहीं है। तो मम्मी का कहना है कि मैं 10 दिन पहले ही अपने मायके आ जाऊं और सगाई की सारी तैयारियां मैं ही करूं। अरे भला ये क्या बात हुई? अगर तुम इतने दिनों के लिए अपने मायके चली जाओगी तो फिर यहाँ घर के कामकाज कौन करेगा? हम लोगों को खाना कौन बना के देगा? तुम्हें जाना है तो जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें नहीं रोक रहा हूँ। लेकिन अगर तुम इतने दिनों तक अपने मायके में रहोगी तो फिर यहाँ पर हमारा खाना पीना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अरे बेटा, तू घर के कामकाज और खाने पीने की चिंता क्यों करता है? बेटा, यहाँ पर विधि भी तो है ना। जब तक बहू वापस नहीं आ जाती तब तक हम सभी का खाना पीना विधि देख लिया करेगी। तू बहू को जाने दे। और बेटा, वैसे भी विधि के पास तो कोई काम होता नहीं है और ऊपर से पूरा दिन भर तो वो बैठे बैठे बोर होते रहती है। अगर वो कम से कम घर के कामकाज करेगी तो उसका मन भी लगा रहेगा। विधि को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वो किसी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अरे माँ तो मुझे कभी भी खुद से 1 गिलास पानी भी निकाल कर नहीं पीने देती थी। वो आज अपनी बहू की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल रही है। लेकिन अब मैं शिकायत करूं भी तो किससे करूं, जब मेरी खुद की किस्मत ही ऐसी है। वैसे भी माँ और पापा ने मुझे इस घर में रखकर पहले ही मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है।
फिर कुछ दिन में विधि की भाभी अपने मायके चली जाती है और वो मायके में पूरे 2 हफ्ता रहने के बाद जब वापस अपने ससुराल आती है तो वो सबके लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आती है और बहुत ही खुश होकर घर के सदस्यों को उपहार देते रहती है। तभी वहाँ विधि भी आ जाती है। बाप रे बहू, तुम अपने मायके से इतना सारा सामान लेकर आए हो। जी मम्मी जी, मेरी मम्मी ने सबके लिए उपहार भेजे हैं। और मम्मी जी, आपके लिए तो मेरी मम्मी ने बहुत ही सुंदर बनारसी साड़ी भिजवाई है और पापा जी के लिए जरी वाला कुर्ता भिजवाया है। अच्छा, और विराट की सासू माँ ने विराट के लिए क्या भेजा है? हाँ मम्मी जी, इनके लिए भी मेरी मम्मी ने बड़े ब्रांडेड कपड़े ही भिजवाए हैं। आपको कपड़े जरूर पसंद आएंगे जी। अच्छा, सबके लिए तो तुमने बता दिया, लेकिन अब तुम ये बताओ कि तुम विधि के लिए क्या लेकर आए हो। अरे जी, अब दीदी साड़ी और गहने इन सब का भला क्या करेगी? उनका तो तलाक हो गया है ना, इसलिए मम्मी ने दीदी के लिए ना ही कुछ दिया और ना ही मैंने खरीदा। अब आप ही बताएं ना कि अब दीदी साड़ी और गहनों का आखिर क्या ही करेगी। लेकिन भाभी, आप तो पहले मेरे लिए सब कुछ लेकर आती थी ना। देखो दीदी, तब की बात अलग थी, लेकिन अब तो आपका तलाक हो गया है ना, और अब आप ये सब भी तो नहीं पहन सकती ना। यदि आप ये सब पहनेंगी तो लोग तरह तरह से बातें बनाएंगे। हाँ बेटा, जब तक तेरी दूसरी शादी नहीं हो जाती है तब तक तुझे ऐसा ही रहना पड़ेगा, और भला इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। विधि को अपनी मम्मी और भाभी की बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और विधि को अब समझ में आने लगा था कि अब उसके मायके में उसकी जरूरतों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। मुझे इतना समझ में आ गया है कि अब मैं इन लोगों के लिए पराई हो गई हूँ और अब कोई भी मेरी जरूरतों का ख्याल नहीं रखता। अब मुझे सभी की यही बातें दिल में चुभने लगी है, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? यहाँ पर अकेले बैठे बैठे सोचने के सिवा कर भी क्या सकती हूँ? बल्कि मैं तो एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। अरे मैं कोई अच्छी नौकरी करके इतना तो कमा ही सकती हूँ ना, कि जिससे मैं अपने खुद के खर्चे चला सकूं। लेकिन मैं वो भी तो नहीं कर सकती, क्योंकि घर वालों ने तो मुझे बाहर आने जाने से मना कर रखा है। लेकिन जब तक मैं बाहर ही नहीं जाऊंगी तो क्या काम करूंगी? ना जाने भगवान ने मेरी कैसी किस्मत लिखी है। फिर ये सोचकर विधि उदास होकर अपने घर के आंगन में चली जाती है और वो सोचती रहती है कि यदि उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो उसे आगे बढ़ने के लिए भी पैसे चाहिए। लेकिन विधि के पास तो अपने खुद के खर्चों के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन जब वो इन्हीं सोचों में डूबी हुई थी तो तभी वहाँ एक औरत आती है और वो विधि से कहती है, एक्सक्यूज मी। हाँ जी कहिए। देखिए, हम लोग इस कॉलोनी में ना अभी नए आए हैं। इस शहर में मेरे पति का ट्रांसफर हुआ है, तो क्या आप इस कॉलोनी में किसी ऐसे टीचर को जानती है जो मेरे बच्चों को मैथ और इंग्लिश पढ़ा सके? मैं अपने बच्चों की ट्यूशन लगवाना चाहती हूँ। अच्छा जी, वैसे आपके बच्चे कौन सी क्लास में है? मेरा बेटा 5वीं क्लास में है और बेटी 6वीं क्लास में है। मुझे अपने दोनों बच्चों के लिए ट्यूशन लगानी है। तो फिर आप ऐसा लीजिए ना कि आप अपने बच्चों को मेरे पास भेज दीजिए, मैं आपके बच्चों को पढ़ा दूंगी। अच्छा, आप मेरे बच्चों को पढ़ा देंगे? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ा दूंगी, और वो भी बहुत ही अच्छे से। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी हमारे फ्लैट से आप लोगों का घर काफी नजदीक है, और फिर यहाँ से बच्चों को आने जाने में का मुझे जो असुविधा का डर लगा हुआ था कि बच्चे कैसे आएंगे और जाएंगे, अब मुझे वो डर भी नहीं रहेगा। ठीक है जी, आप ये बताइए कि मैं बच्चों को कब से और कितने बजे से भेजूं? जी आप शाम के 6 बजे से ही भेज दीजिए, और चाहे आप आज से ही बच्चों को भेज दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे बच्चे आज से ही ट्यूशन ज्वाइन कर लेंगे। ओके जी, ठीक है। इस तरह विधि की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। विधि को लगता है जैसे अपने जीवन को सरल बनाने की राह में उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। विधि यही सोचने लगी कि वो आज जिन 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएगी, उसके बाद धीरे धीरे कुछ ज्यादा बच्चे हो जाएंगे, तो फिर विधि को अपने खर्च के लिए रुपए भी मिल जाएंगे। यही सोचकर ही विधि 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगती है, और सच में धीरे धीरे उसके पास 2 से 10 बच्चे कब हो जाते हैं वो तो विधि को भी पता नहीं चलता। और अब तो विधि को भी हर महीने अच्छे खासे रुपए मिलने लगे थे, जिससे विधि का खर्च चलने लगा था। ठीक है, चलो अब आप दोनों अपने अपने घर चलो, और देखो कल अपना होमवर्क करके ले आना। हाँ दीदी, हाँ मैं भी होमवर्क करके आऊंगा। इस तरह धीरे धीरे विधि का समय अच्छा बीतने लगता है। अब वो अपना पूरा समय बच्चों के साथ ही बिताती थी,
लेकिन विधि की मम्मी पापा को ये बात भी अच्छी नहीं लगती थी कि उनकी बेटी घर में ट्यूशन पढ़ा रही है और घर में बच्चों के इस तरह आने जाने की वजह से बहुत हल्ला होता है। सुनिए दीदी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए ना भाभी, क्या बात है? दीदी, बच्चों का बार बार इस तरह से आना जाना ठीक नहीं लग रहा है। घर में पूरे टाइम एकदम शोर वाला ही माहौल रहता है। आपके भैया भी अपने ऑफिस का काम करते करते आजकल बहुत चिढ़ने लगते हैं, क्योंकि आपके ट्यूशन के बच्चे ना बहुत जोर जोर से चीखते हैं। लेकिन भाभी, बच्चों के साथ तो पूरे टाइम मैं बैठे रहती हूँ। वो लोग तो इतने जोर से कभी चीखते भी नहीं हैं, बल्कि जितना आप बता रही हैं उतना तो बिल्कुल भी नहीं। हाय राम दीदी, तो क्या मैं आपसे झूठ बोलूंगी? अरे मेरा यकीन ना हो तो आप अपने भैया से ही पूछ सकते हैं। नहीं भाभी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? देखिए दीदी, बाद में आपके ट्यूशन को लेकर घर में कलेश हो, उससे पहले ही मैं आपको समझा देती हूँ कि मुझे लगता है आपको ये ट्यूशन पढ़ाने वाला काम ना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे भी अगर आप इसी तरह से ट्यूशन पढ़ाते रहेंगे तो अड़ोस पड़ोस से लेकर दूर दराज तक आपकी जान पहचान बढ़ने लगेगी। फिर लोगों को पता चल जाएगा कि आप इतने दिन से अपने मायके में ही बैठे हो। और अब तो आपने ये कोई पढ़ाने लिखाने वाली नौकरी भी स्टार्ट कर दी है। देखो, ये इस बात का ना समाज में अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए भाभी, आप ना ये समाज की बात छोड़ दीजिए, और रही बात आपको जो मेन दिक्कत है ना, वो आपको मेरे ट्यूशन वाले बच्चों के हल्ले से दिक्कत है, तो ठीक है, अब आज के बाद मेरे बच्चे हल्ला नहीं करेंगे। विधि को अपनी भाभी की बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और विधि सोचने लगती है, अरे ये समाज वाले तो मुझे बाद में परेशान करेंगे या मेरी खुशियाँ छीनेंगे, बल्कि ये समाज वालों से पहले तो मेरे घर वालों ने ही मेरा जीना हराम करके रखा है। मैं समाज से तो किसी न किसी तरह मुकाबला कर लूंगी, लेकिन मैं अपने घर वालों का क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी विधि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना बंद नहीं करती, क्योंकि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने से ही विधि का अच्छा समय बीत रहा था। इस तरह धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अभी तक तो बस विधि की भाभी को ही विधि की ट्यूशन पढ़ाने पर परेशानी थी, लेकिन अब धीरे धीरे विधि के माता पिता को भी विधि का इस तरह से ट्यूशन पढ़ाना कुछ ठीक नहीं लगता, और वो एक दिन विधि से कहते हैं, सुनिए जी, आप विधि से कुछ कहते क्यों नहीं हैं? अरे मैंने बहू से कहा तो था कि वो अपने तरीके से जरा विधि को रोके, कि वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दे, लेकिन उसने तो अपनी भाभी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन शोभा, जरा तुम एक बात सोचो तो सही, अगर वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा भी रही है तो भला इसमें बुराई ही क्या है? अरे वो कोई गलत काम तो कर नहीं रही है। अरे विधि जब बच्चों के आसपास रहती है तो कम से कम वो उस समय खुश तो रहती है, और ऐसे वो चाहे कुछ समय के लिए ही सही, पर अपने साथ हुए अत्याचार के बारे में भूल तो जाती है, और इस बहाने वो अपने खर्चे के लिए थोड़े बहुत रुपए भी कमा लेती है। नहीं तो वो बेचारी खर्चों के लिए हमारे सामने हमेशा हाथ फैलाती रहती थी, और तुम ही मुझे हमेशा मना किया करती थी कि देखो मैं विधि को रुपए पैसे देकर उसकी आदत ना बिगाड़ दूं। अरे जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला विधि की कोई दुश्मन थोड़ी ना हूँ। अरे मैं उसकी माँ हूँ जी, और मैंने हमेशा आपको उसे रुपए पैसे देने के लिए इसलिए मना किया था ताकि विधि को खुद ही ऐसा लगने लगे कि अब मायके में उसका गुजारा नहीं होगा, और वो खुद ही खुशी खुशी दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाए। उसको इस बात का एहसास हो जाए कि एक शादीशुदा बेटी का जीवन उसके मायके में नहीं हो सकता, और वो खुद से ही हमें कह दे कि अब वो दूसरी शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन शोभा, ये तो बहुत ही गलत है ना। हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटी का घर फिर से बस जाए और वो खुशी खुशी अपने घर जाए। बल्कि मैं तो उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ भी रहा हूँ, लेकिन हम अपनी बेटी के साथ दूसरी शादी के लिए जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते हैं ना। देखिए जी, अब ये समय गलत सही सोचने का नहीं है। अरे अच्छे से पता है ना कि समाज में हमारी बेटी के लिए क्या क्या बातें बनाते हैं, और ऊपर से विधि के ससुराल वालों ने भी विधि के बारे में उल्टा सीधा फैला रखा है। वो लोग तो लोगों को यही बताते हैं कि इसमें सारी गलती केवल विधि की ही थी, विधि के बड़े बड़े सपने थे। लेकिन शोभा, हम कब तक दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे? थोड़ा तो हमें अपनी बेटी की खुशियों के बारे में भी तो सोचना चाहिए। लेकिन कब तक जी? हमारी बेटी के लिए हमारा साथ तो अधूरा है जी। अरे आज तो हम जीवित हैं, लेकिन जब हम लोग चले जाएंगे तो फिर आप ही बताओ जी, क्या उसके भैया भाभी उसे जीवन भर यहाँ रख लेंगे? अरे मान लो उसके भैया भाभी ने उसे यहाँ रख भी लिया ना, तो उसका जीवन एक नौकरानी से ज्यादा और कुछ भी नहीं होगा।
और यदि उसका ध्यान ट्यूशन पढ़ाने और नौकरी में चला गया ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो शादी के लिए कभी हामी भी नहीं भरेगी। और अब आप ही बताएं ना जी, कि क्या हमारी बेटी ये ट्यूशन के सहारे उसकी जिंदगी गुजर जाएगी? हाँ, बात तो तुम्हारी भी सही है। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ विधि से। देखो, तुम अभी ज्यादा परेशान मत हो। और हाँ, एक बात और शोभा, मुझे लगता है कि तुम अपनी बेटी के साथ कुछ ज्यादा ही बुरा बर्ताव कर रही हो। तुमने कभी देखा नहीं क्या कि बेचारी इतना सा मुंह लेकर इधर से उधर घूमती रहती है, लेकिन वो किसी से कोई शिकायत नहीं करती है। मुझसे अपनी बेटी की ये हालत देखी ही नहीं जाती है। अरे तो मुझसे कौन सा देखी जाती है जी, लेकिन मैं तो बस उन 4 लोगों के बारे में सोचती हूँ जो मेरी बेटी को देखकर ना जाने क्या क्या बातें बनाते हैं। अरे मैं अपनी बेटी का दुख तो देख सकती हूँ, लेकिन जब मेरी बेटी के लिए कोई उल्टा सीधा कहे, ये तो मैं नहीं सुन सकती। ये तो मेरे से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए ही तो मैं चाहती हूँ जी, कि मेरी बेटी ये ट्यूशन पढ़ाने के चक्कर में ना पड़कर समय से अपनी नई दुनिया बसा ले। अच्छा ठीक है, मैं शाम को विधि से बात करता हूँ। इस तरह विधि के मम्मी पापा का तो बस एक ही राग था कि वो विधि की शादी जल्दी से जल्दी करवा दे, लेकिन विधि के माता पिता कहीं ना कहीं ये बात भूल चुके थे। उनकी इसी तरह की जल्दबाजी की वजह से आज विधि की ये हालत है। फिर शाम को विधि के पापा विधि से बात करते हैं। जी पापा, आपने मुझे बुलाया? हाँ देखो विधि बेटा, सारा दिन घर में ट्यूशन के लिए बच्चे आते जाते रहते हैं और घर में सारा दिन बड़ा ही शोरगुल होता रहता है। हाँ विधि बेटा, तू मुझे एक बात बता, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? एक तो तुम पहले ही अपना ससुराल छोड़कर आए हो, ऊपर से तुम यहाँ अपने मायके में ये ट्यूशन का झंझट फैलाकर बैठी गई हो। अरे मैं कहती हूँ बेटा विधि, कि तुझे ये सब करने की जरूरत ही क्या है? तू चुपचाप करके यहाँ रह और घर के काम काज कर। अपनी भाभी का घर के काम काज में हाथ बटा और खाना पीना बना। मम्मी पापा, जब मैं तलाक लेकर इस घर में आई थी तो मुझे लगा था कि आप मेरी फैमिली है और मेरे ससुराल वाले मुझे समझ नहीं सके। कम से कम आप लोग तो मुझे समझेंगे। लेकिन ये क्या मम्मी, आप लोगों ने भी मेरे साथ ही क्या किया? आपने मुझे तो इस घर में रहने दिया, लेकिन आप लोग ने मुझसे इतनी दूरी बना ली कि आप लोगों को मेरा दर्द और मेरी तकलीफ दिखाई ही नहीं दी। आप लोगों ने मेरे साथ ही क्या किया मम्मी? आप लोगों ने मुझे इतना अकेला कर दिया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अपनों के साथ नहीं बल्कि किसी अजनबियों के साथ रह रही हूँ। अरे यहाँ तक मम्मी, आप लोगों ने तो मेरी जरूरतों का भी ख्याल नहीं रखा। आप लोग ने तो मेरे हाथ में कभी मेरी जरूरत के लिए एक पैसा भी नहीं दिया। और जब मैं खुश रहने के लिए और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, तो आप लोगों को उससे भी तकलीफ होने लगी। देखो विधि, एक लड़की शादी के बाद ना अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है, वरना लोग 4 तरह की बातें बनाने लगते हैं। लेकिन फिर भी हमने तुम्हें यहाँ रखा। लेकिन सुन लो, अब इस घर में ना ये सब नहीं चलेगा। अरे तुझे मालूम भी है कि लोग तेरे बारे में क्या क्या बातें बनाते हैं। कहते हैं कि लड़की तलाक लेकर घर बैठ गई है और 2-4 बच्चों को बिठाकर ट्यूशन पढ़ा रही है। अरे सभी लोग हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं कि हम तेरे खर्चे नहीं उठा सकते। बस करो मम्मी, अब बहुत हो गया। जब देखो आप बस यही कहते हो कि 4 लोग कहेंगे, 4 लोग कहेंगे। अरे आखिर कौन है ये 4 लोग? और ऊपर से अपनी बेटी की चिंता नहीं है, बल्कि आपको तो अपनी बेटी से ज्यादा उन 4 लोगों की चिंता है, जिन्हें तो आप लोग जानते भी नहीं हैं। आप मुझे एक बात बताएं मम्मी, क्या मैंने ये शादी अपनी मर्जी से की थी? अरे मैंने तो आपको साफ साफ मना किया था ना कि इतनी जल्दी मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। आप लोगों ने तो मेरे से बस यही कहा कि बेटा इतना अच्छा रिश्ता है और घर बैठे रिश्ता आया है। अरे इतने बड़े लोग हैं। अरे माँ, क्या आपने उन बड़े लोगों के बारे में कुछ भी अच्छे से पता किया कि वो कैसे लोग हैं, उनका व्यवहार कैसा है? अरे आप लोग तो ये भी अच्छे से नहीं जानते हैं कि आपकी बेटी के साथ उन बड़ों लोगों ने कैसे जानवरों की तरह सलूक किया है। आपको तो सिर्फ उतना ही पता है ना जितना मैंने आपको बताया है। अरे माँ, आप लोगों को तो मैंने अभी सारा सच भी नहीं बताया है कि उन लोगों ने तो मेरे साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया है। लेकिन फिर भी मैंने पूरे 3 साल तक कोशिश की कि किसी तरह मेरे जीवन में भी खुशियाँ आ जाए। अरे खुशियाँ तो छोड़ो मम्मी, मैं तो बस यही उम्मीद करती थी कि मेरे ससुराल वाले मुझे कम से कम इंसान ही समझ ले। मम्मी, मैं तो शुरू से ही ये बात अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आप अपनी बेटी की शादी करके ना जल्दी से जल्दी गंगा स्नान करना चाहती थी।
मैं आज आपसे एक बात पूछती हूँ मम्मी, क्या आपकी बेटी आपके लिए बोझ थी, जो अपने उस बोझ को अपने सिर से उतारने के लिए आपने इतनी जल्दबाजी कर दी कि न ही आपको मेरी उम्र का ख्याल रहा और न ही आपको मेरी खुशियों का ख्याल रहा। आप हमेशा यही कहती थी ना कि बेटी की उम्र निकल जाएगी, बेटी की उम्र निकल जाएगी, फिर कोई जल्दी ढंग का लड़का नहीं मिलेगा। लेकिन मम्मी उस समय मेरी उम्र ही कितनी थी जो आप ऐसी बातें कर रही थी। आपको याद है ना कि मैं अपनी शादी के समय मात्र 23 साल की ही थी। मम्मी पापा आप मुझे एक बात बताए, भगवान ना करे कि आज मेरी जगह भैया का रिश्ता टूट गया होता, तो क्या आप उसे अपने घर में नहीं रखती, या फिर आप मेरी ही तरह भैया को खुश रहने से मना करती, या आप उन्हें भी 4 पैसे कमाने से रोकती। पापा माफ कीजिएगा जो मैं आज आप लोगों से इस तरह से बात कर रही हूँ, लेकिन मम्मी पापा मैं आज आप लोगों से सवाल करती हूँ कि जब एक लड़की के साथ उसके ससुराल में बुरा बर्ताव हो और उसके ससुराल वाले उसे अपने घर से निकाल दे, तो अब आप ही बताओ कि तब एक लड़की अपने मायके नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी, और ऊपर से मायके में भी उसके साथ ऐसा सलूक हो, तो फिर आप बताओ कि वो लड़की क्या करेगी। एक बार तो आप लोगों ने जल्दबाजी में मेरी शादी करके मेरा सारा जीवन बर्बाद कर ही दिया, लेकिन इसमें भी आप लोगों को सबक नहीं मिला, जो आप लोग मेरी दूसरी शादी के लिए फिर से इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं। तो फिर ठीक है, आप लोग नहीं चाहते ना कि मैं यहाँ रहूं और यहाँ रह के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊं, इसलिए इतनी पास रहकर भी दूर रहने से अच्छा है कि हम लोग दूर ही रहे। अरे नहीं विधि बेटा, तू ये क्या कह रही है? बेटा कहाँ जाएगी तू? मम्मी इतनी बड़ी दुनिया है, मैं कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन अब मैं आपको उन 4 लोगों के ताने नहीं सुनने दूंगी। नहीं मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। अरे तू हम लोगों को छोड़कर ऐसे मत जा बेटा, मुझे माफ कर दे। विधि बेटा, आज के बाद तुझे जो करना है वो कर बेटा, मुझे माफ कर दे। अब मुझे समझ में आ गया है, सारी गलती मेरी ही है बेटा, मैंने ही तेरी शादी करने में इतनी जल्दबाजी की थी। हाँ मम्मी जी, हम सब ने दीदी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है। मम्मी आप मुझसे इस तरह से माफी मत मांगिए, लेकिन हाँ मैं आज आपसे एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि हमें अपनों से ज्यादा ना उन 4 लोगों की चिंता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 4 लोगों का तो काम ही कुछ न कुछ कहना होता है। तो फिर आप ही बताइए दोस्तों कि सही कहा ना मैंने कि अगर लड़की अपने पति को तलाक दे देती है तब उस पर इतनी बंदिशें लगा दी जाती हैं कि एक तलाकशुदा लड़की को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो फिर एक तलाकशुदा लड़के को कुछ भी करने की इजाजत क्यों दी जाती है? लड़की के लिए तो कहते हैं कि समाज ये कहेगा, 4 लोग वो कहेंगे, लेकिन लड़के के लिए ये समाज और वो 4 लोग कहाँ चले जाते हैं। यदि आप लोगों को हमारी यह कहानी पसंद आए हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की मोरल स्टोरी देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करें।